नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे, बांकीपुर का मिजाज क्या बदल रहा है? क्या बांकीपुर में उपचुनाव में इस बार बड़ा खेला होगा? खबरें आ रही है कि मुसलमानों का वोट इस बार प्रशांत किशोर को मिल सकता है। बंटी यादव हत्याकांड के बाद यादव वोटों में बिखराव हो सकता है और सवर्ण वोटों को लेकर तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर के हलफनामे से 200 करोड़ रुपए की जानकारी ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है और हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी है कि पीके के पास इतना पैसा है भाई। तो दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज है, क्योंकि बीजेपी को लोग यही कह रहे हैं कि अब बांकीपुर का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है और प्रशांत किशोर रेस में नितिन नवीन के बराबर आ गए हैं। चुनाव तो नीरज सिन्हा लड़ रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन मैदान में कूद गए हैं और बाजी उन्होंने संभाल ली है, यानी कमान अब उनके हाथों में है। यानी बांकीपुर में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकता है। इसी बीच वीणा मानवी को जमानत मिल गई। पहले गिरफ्तारी हुई कल नामांकन के बाद, और जैसे ही जमानत मिली उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि यह बीजेपी की बड़ी साजिश है। इसी बीच तेज प्रताप भी आ गए और उन्होंने कहा, अब मैं बताऊंगा मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा। तो इस बीच इतने सारे घटनाक्रम पट्टा में हो गए, नामांकन में इतनी भीड़ उमड़ गई, तो ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या प्रशांत किशोर ने मुकाबले को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और कांटे की टक्कर का बना दिया है और इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर का कद, तो दूसरी तरफ नितिन नवीन की पहचान और उनका काम। बांकीपुर में कौन मारेगा बाजी? क्या बदलने वाला है बांकीपुर का समीकरण? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, क्या बदल रहा बांकीपुर का सियासी समीकरण? नामांकन में बड़ा खेला, किसकी बढ़ी टेंशन? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से राहुल आनंद जी हैं, जन स्वराज से सोनाली आनंद जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं। तो आज शुरुआत अरुणेश जी आपसे ही करता हूं। कल आपने भीड़ देखी, सोशल मीडिया भी लगातार देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के जितने भी वर्कर हैं, जन स्वराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनमें अलग ही लेवल का उत्साह नजर आ रहा है। तो इसका बड़ा कारण क्या है? क्या प्रशांत किशोर को या फिर जन स्वराज को इस बात का एहसास हो गया है कि बांकीपुर में वो लोग चुनाव जीत सकते हैं, या आपको लग रहा है कि अभी भी मुकाबले में कांटे की ही टक्कर है और पलड़ा बीजेपी का ही भारी है? देखिए, ऐसा है कि पलड़ा किसका भारी है और किसका नहीं, ये कहवाना तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। दोनों ही जो पार्टियां हैं पूरा दमखम लगा रही हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा जो है उत्साह बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। और जितना वो निराश हो गए थे जब बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तो अब वो उनकी हताशा और निराशा कहीं न कहीं बदल गई है। अब वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनकी पार्टी के ही बहुत से नेता हैं, बहुत से कार्यकर्ता हैं जो पूरा अपना जो है ताकत लगा रहे हैं, जमीन से जुड़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तो प्रशांत किशोर की पार्टी जो है पूरा दमखम लगा रही है। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि अगर वो ये उपचुनाव जीत जाते हैं तो वो बिहार की सियासत में एक बहुत अच्छा अध्याय लिखेंगे। बिहार की सियासत के इतिहास का वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना कहने में आसान लगता है? क्योंकि जमीनी स्तर पर देखेंगे तो नितिन नवीन का वो गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है, और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को नहीं हारना चाहेगी। वो पूरी कोशिश, पूरा दमखम लगाएगी कि नहीं, मुझे ये सीट जीतनी है, क्योंकि उनका गढ़ है। अगर आप अपने ही इलाके से हार जाएंगे तो दूसरी जगह पे कैसे वो करेंगे? लेकिन यहाँ पे जो दो ड्रॉबैक हैं बीजेपी के, जो मुझे लगता है, और उसका फायदा जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज उठाएगी। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि जितना नाराजगी ब्राह्मण वर्ग में है, सवर्ण में है, वो नाराजगी अभी सम्राट चौधरी जो है उनकी सरकार दूर नहीं कर पा रही है। और दूसरी वजह है कि कहीं ना कहीं जो ये केस हुआ था भरत तिवारी वाला, इस वाले केस से भी बिहार सरकार से, सम्राट चौधरी के शासन और प्रशासन से बिहार की जनता बेहद नाराज है। तो मुझे लगता है कि इनकी नाराजगी का फायदा जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जरूर लेना चाहेगी। और दूसरी जो प्रमुख वजह मुझे ऐसा लगती है कि जिस लेवल का विकास वहां पर होना चाहिए बांकीपुर में,
उस लेवल का नहीं हुआ है, क्योंकि 30-35 साल से आप वहां से जीतते आ रहे हैं, तो उसको एक तरीके से वहां पर विकास की गंगा बहनी चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा विकास वहां सर, पे हो रहा है। आपने ब्राह्मण की बात की है, ब्राह्मण वोटर की संख्या उतनी ज्यादा तो नहीं है, 6-7% है, लेकिन अगर सवर्ण वोटरों की बात करें तो करीब करीब 35% है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस रील्स में साफ साफ देखा जा रहा है कि मुसलमानों का समर्थन भी प्रशांत किशोर को मिल रहा है, वो जहां भी जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात कि पटना में एक घटना हुई है, बंटी यादव हत्याकांड, उसके बाद से कहा जा रहा है कि यादवों का भी एक वर्ग है जो पीके के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव यूरोप में है, आरजेडी का प्रचार उस स्तर पर नहीं देखा जा रहा है। आरजेडी के कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव का बयान आ चुका है, उन्होंने कहा था कि हमें मालूम नहीं कौन प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में क्या एमवाई समीकरण में पहली बार सेंधमारी देखने को मिल सकता है? नहीं, संभावना तो देखिए इसकी पूरी है, क्योंकि जो एम वाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है वोट बैंक के लिहाज से। ये लोग जो है जिस पार्टी को एकजुट होकर वोट देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये भी देना होगा कि बीजेपी बहुत ही धुरंधर पार्टी है। वो इतनी आसानी से लास्ट मोमेंट तक, यानी जिस दिन चुनाव होना है उस दिन तक ही बीजेपी कोई ना कोई सियासी समीकरण या यूं कह दें सियासी खेला ऐसा खेल सकती है जिससे वो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाए। फिलहाल आप ये भी ध्यान में रखिए कि चाहे बीजेपी का कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया हो या बीजेपी ने लास्ट मोमेंट में जो अपना कैंडिडेट बदला है, इसका भी एक नकारात्मक असर गया है। और वीणा जी की जो गिरफ्तारी कल हुई 20 साल पुराने मामले थे, इससे लेकर के भी एक नाराजगी है। तो मुझे लग रहा है कि जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है नॉमिनेशन में, चाहे वो इनकी पार्टी के हो, पीके की पार्टी के हो या फिर बीजेपी का हो, वो भीड़ जरूरी नहीं है कि वोट में कन्वर्ट ही हो जाए। राहुल जी, एमवाई समीकरण को मिला दिया जाए तो 20% का वोट होता है और सवर्ण वोटरों की बात करें तो करीब 35% है, जिसमें से 12 से 14% तो कायस्थ वर्गीय है। लेकिन उसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, यादवों की संभावना तो कम ही है कि वो टूटेंगे। लेकिन इन तमाम वोटों को अगर मिला दिया जाए और प्रशांत किशोर के समर्थन में इनमें से ज्यादातर लोग वोट कर दें तो फिर आपके लिए मुकाबला काफी टफ हो जाएगा। और इस बात की संभावना बीजेपी को भी नजर आ रही है, तभी तो नितिन नवीन को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। देखिए, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं और जिस सीट के बारे में बांकीपुर विधानसभा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर के लोगों की निगाहें। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं, क्योंकि हमारे सामने जो हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उस पीके के जीके में बहुत सारी कमी नजर आई है, जो कल देखने को मिल गया है। जब वो पदयात्रा कर रहे थे उसी दरमियान चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि लोग कहां से आए थे। एक बार उस फुटेज को उठाकर देख लेने की जरूरत है और उन जो वीडियो है उनको भी एक बार देख लेने की जरूरत है कि लोग पूछ रहे थे कि हम तो मोदी का समर्थन करने आए हैं। पीके की ही पार्टी के लोग इस बात को कह रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि जो चर्चा चल रही है बांकीपुर विधानसभा को लेकर, तो बांकीपुर ने हमेशा विकास और स्थिरता को चुना है। इसलिए विगत कई दशकों से अगर आप बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपने अंगद की पांव की तरह अपने पांव को जमा रखा है। भाजपा का संकल्प है कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य और तेज होंगे, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, महिलाओं को सुरक्षा और सुविधाएं की जो ये सारी बातें तो राहुल जी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं समीकरण की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि बीजेपी ने अपना पैर अंगद की तरह जमा रखा है। तो क्या यही बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पीके भी यही मुद्दा बना रहे हैं कि 35 साल से एक ही परिवार का कब्जा है। और क्या मुसलमान इस बात को समझने लगा है और तेजस्वी यादव की कम सक्रियता और भरत तिवारी का मुद्दा हो, यूजीसी का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों की नाराजगी क्या वोटिंग पैटर्न में देखने को मिल सकती है? क्योंकि इससे इनकार बड़े बड़े विश्लेषक भी नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात, आपने कल नामांकन की बात की, कल मुझे किसी आदमी ने फोन किया और उन्होंने यही कहा कि प्रशांत किशोर के नामांकन में एक चीज अच्छी लगी कि वो पैदल चल रहे थे, लोगों से कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे वो ट्रक पर सवार थे और जनता से उस लेवल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो आंख से आंख वाला जो कनेक्शन होता है। देखिए, जो राजनीतिक गलियारी होती है उसमें कई सारे चर्चाएं चलते हैं और कई सारे अफवाह उठते रहते हैं। उन बातों पर ध्यान ना देकर अगर हम 5 पॉइंट पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य की जो शैली है वो 5 चीजों पे आधारित है। सबसे पहला बात यह है विकास और काम की बात जो लगातार हम करते आ रहे हैं। स्थानीय जनसंपर्क है, तभी जाकर हम 52,000 के मार्जिन के आसपास से जीत
हमने दर्ज की थी। तीसरी बात, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस क्षेत्र में लगातार देखने को मिलती है। चौथी बात, जो हमारा विजन है भविष्य को लेकर वो काफी सकारात्मक है। पांचवी सबसे अच्छी बात, जब हम सकारात्मक बात करते हैं तो हमारा जो प्रचार करने का जो तरीका होता है वो भी लगभग सही दिशा में ही जाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो खंडन के तहत मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि पिछले 35 वर्षों में आज तक वहां कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर एक बार नजर उठाकर नजारे देख लेने की जरूरत है। अशोक राजपथ का जो इलाका है वो भी आता है, बांकीपुर विधानसभा के अंदर आता है, वहां डबल डेकर पुल बन गए हैं और सड़कें चौड़ी हो चुकी है। आप बात करिए बांसघाट की, बांसघाट में जो शमशान घाट है उसमें पहले असुविधाएं होती थी, उनमें सुविधाओं का नया हाँ, आप राहुल जी, आप जो कह रहे हैं, बीजेपी ने बकायदा एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या काम हुए हैं। हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, मैं भी पटना जाते रहता हूं तो मुझे पता है कि जो काम है वो सड़क पर नजर आ रहा है। लेकिन पीके मुद्दा कुछ और उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब तक आप लोग सड़क के नाम पर, बिजली पानी के नाम पर वोट देंगे, शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिए। तो उनके चुनाव प्रचार का तरीका जो है वो बिल्कुल आपके उलट जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समीकरण में इस बार क्या टूट देखने को नहीं मिल सकता है, और यादव मुस्लिम वोट बैंक अगर टूट गया तो फिर दिक्कत हो सकती है बीजेपी को। मुझे अब 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपकी चीजों को, आपके प्रश्न को काफी अच्छे समय बहुत गंभीरता के साथ बताना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं, जब वो पीके जिस बात को कह रहे हैं वो एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति राजनीति में जब पैदल चलकर अपनी यात्राओं को पूर्ण करने का जो काम कर रहे थे कल गांधी मैदान में, वो क्यों यात्रा कर रहे थे? या 2025 की अगर आप बात कर ले तो 2025 में वो गांव गांव गए हैं, घर घर गए हैं। वो इसीलिए जा पाए क्योंकि सड़क अच्छी थी, वो इसीलिए वहां रह पाए क्योंकि बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ थी। अब जो पीके जो बातों को बार बार कहते हैं उन चीजों को छोड़ देते हैं। अगर बुनियादी बातों की बात करें तो बुनियादी चीजें जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और पीके जो बातें करते हैं, जो चीजों को रखने का प्रयास करते हैं, वो आम जनता की चीजों से काफी दूर चले जाता है। शायद इसीलिए 2025 में पीके को एक सीट तक नहीं आई। और ये जो लिटमस टेस्ट की जो बात कर रहे हैं, जब उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव में इनके तो उम्मीदवार लोग हार गए थे और खुद स्वयं पीके रण छोड़कर भाग गए थे। ये उम्मीदवारी मैं वापस आपके पास आऊंगा राहुल जी। की जो कार्यकर्ता है, इनके जो कार्यकर्ता है उनके अंदर हौसला बुलंद रहे, इसलिए पीके ने इस सीट को ठीक है हारने के लिए ही चुना है। ठीक है, देखिए राहुल जी, उलटफेर कभी भी हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ जिस सीट से सांसद से सीएम बनने के बाद बीजेपी उपचुनाव हार गई थी, ऐसे में इस चुनाव को हल्के में लेना जो है वो किसी भी पार्टी की या किसी भी व्यक्ति की भूल हो सकती है। सोनाली जी, आपके पास आता हूं। प्रशांत किशोर के हलफनामे से खबर आई कि 198 करोड़ के मालिक हैं। तो आपके विरोधियों का कहना है कि जो आदमी अरबपति है, 200 करोड़ की संपत्ति जिसके पास है, वो गरीबी की बात कैसे कर सकता है, वो गरीबी मिटाने की बात कैसे कर सकता है? जी, सबसे पहली बात, जो आपने जिस एसेट की चर्चा की, ये एफिडेविट में इसका जिक्र है। और एफिडेविट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी जानकारी सबके पास होती है। और ये प्रश्न मुझे ये लगता है कि उठाना बेसलेस है, इसलिए क्योंकि आपने कभी भी एक मेहनत करके, आपको अचरज या फिर हमारे विरोधियों को अचरज इसलिए लग रहा है कि कभी भी आपने मेहनत करके इतने बड़े एसेट को खड़ा करके किसी व्यक्ति को नहीं देखा। और ये सेल्फ स्किल पे है, ये अपने बलबूते पे किया हुआ है। आपने कभी भी इतना बड़ा साम्राज्य देखा होगा किसी का, इतने बड़े एसेट की बात करते हैं तो तभी आपने देखा होगा जब उनका ये खानदानी अगर ये लेगेसी रही हो, या फिर अगर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते और उन्होंने नई नई इंडस्ट्री डाली हो, तभी आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली जिन्हें ताजुब लग रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति मेहनत से इतना पैसा कैसे कमा सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर जैसा हम कहते हैं ना कि अगर जनसुराज जिसकी बात करता है कि मैं एक कोट है जिसे मैं कोट करना चाहती हूँ कि आई विल नॉट गिव यू फिश, वी विल मेक यू लर्न हाउ टू फिश। तो बेसिकली यहाँ पे यही बातें हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास पैसे हैं या फिर पार्टी या प्रशांत किशोर खुद समर्थ हैं, ये यहाँ मायने नहीं रखता। मायने यहाँ पे ये रखता है कि हम उस रास्ते को क्रिएट करें जिससे गरीबी से बाहर निकला जा सके। लेकिन ये चीजें वो बाकी पार्टियां इस बात को नहीं समझती, क्योंकि वो कैश ट्रांसफर में बिलीव करती है और वो हमेशा कैश ट्रांसफर ही आज तक उन्होंने। सारा खेल नैरेटिव का है। दिक्कत क्या है ना कि आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चलाया गया अयोध्या से कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, जबकि बीजेपी के बड़े नेताओं का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर अजय सिंह लल्लू की बात करें या एक दो और नेता की बात करें तो उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ कि जो ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी 80 की 80 सीट जीत जाएगी यूपी में, 37 सीटों
के साथ समाजवादी पार्टी नंबर 1 हो गई, 6 सीटें कांग्रेस की आ गई, सिर्फ नैरेटिव के खेल के चलते। ऐसे में अगर एक बार ये मुद्दा गरीबों के बीच में चला गया तो क्या एक बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा कि प्रशांत किशोर के पास इतनी संपत्ति है लेकिन वो सारे पैसे कहां खर्च कर रहे हैं, बिहार के विकास में उन्होंने कितना योगदान दिया है? ये सारे सवाल तो उठते हैं। अगर जो लोग जनसुराज के समर्थक है वो जनसुराज को सुन रहे हैं और वो बहुत दिनों से जनसुराज को फॉलो भी कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड क्या है, ये कोई नेता नहीं है, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, ये सभी को मालूम है। और उन्होंने जनसुराज को बढ़ावा देने के लिए, जनसुराज को आगे ले जाने के लिए जो डोनेशन देने का अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि आज से 3-4 महीने या 5 महीने पहले किया था, वो सबने सुना होगा जो जनसुराज के समर्थक है। ये पैसे जनसुराज के माध्यम से बिहार की जनता के लिए खर्च किए जा रहे हैं और हम अपनी जो पहचान है वो जमीन पे बना रहे हैं। और सीधी सी बात यहाँ पे ये कि हम सरकार में नहीं रह के, हमारा ये जनसुराज का एक अपना एसेट है जो जिसकी वो बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जो पैसा जनता का ही है और उसे जनता के बीच जब खर्च नहीं किया जाता, ये मुद्दा बड़ा होना चाहिए और ये मुद्दा ही है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे जो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये बिल्कुल टैक्स्ड इनकम है। आपके पास इलेक्शन कमीशन बैठा है, आप उससे उसकी स्क्रूटनी करवाएं, आपके पास विपक्ष बैठा है, आप उसकी स्क्रूटनी करवाएं। आपको कहीं भी कुछ भी अगर लगता है कि उलटफेर है या सही चीजें, सही दावे नहीं किए गए, तो आप स्वच्छंद हैं इस पे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है आज तो क्लियर हो ही जाएगा क्योंकि आज ही नामांकन पत्र की पूरी जांच होनी है, उसके बाद सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जनसुराज के भीतर क्या चर्चाएं हैं, थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है इस वक्त बांकीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या भरत तिवारी के मुद्दे को आप बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं? क्योंकि कल हमने देखा रैली में भरत तिवारी के पोस्टर के साथ लोग चलते हुए नजर आ रहे थे। क्या यूजीसी का मुद्दा है या फिर बांकीपुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर आप आगे चल रहे हैं? आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा बांकीपुर का क्या है? बांकीपुर में तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ के लोकल इश्यूज हैं जिसको आज तक वहाँ के एमएलए ने सॉल्व नहीं किया, या जिसपे उन्हें काम करना चाहिए तो वो काम नहीं किया गया। और यहाँ पे भरत तिवारी की अगर बात होती है तो ये बैनर पोस्टर इसलिए लगाया गया क्योंकि हमें मालूम था कि ये मुद्दा ये इसको कवरेज मिलेगी, बहुत लोग इसे देखेंगे, तो भरत तिवारी के साथ जो अन्याय हुआ उसे भूला ना जा सकर, हम उस पे आज भी इंसाफ की मांग करते हैं, इसलिए हमने ये चीज इसको सामने रखा। ठीक है रोशन जी, क्योंकि ओके ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगा। रोशन जी, कहा जा रहा है कि मुसलमान और यादव इस बार टूट हो सकती है इस दोनों जातियों में, क्योंकि ये चुनाव पूरे बिहार का चुनाव नहीं है और मुसलमानों को भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, लगातार हार के बाद हार, हार के बाद हार, और प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर सामने आए हैं। बड़े पैमाने पर तो बात छोड़ दीजिए, क्या एक छोटी विधानसभा में प्रशांत किशोर के लिए मुसलमान वोट कर सकता है और ये आरजेडी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है? नवेंदु जी, आप बार बार वोट को बांट दे रहे हैं, आपने पूरा विवेचना किया, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट। वोट पहला नंबर जान लीजिए, बांकीपुर में जो वोट होने जा रहा है वो पूरे बिहार का एक छोटा नमूना है। बांकीपुर क्षेत्र जब आप देखेंगे तो लगभग पटना का मध्य क्षेत्र जो होता है वही बांकीपुर क्षेत्र है, और यहाँ लगभग जिलों के लोग रहते हैं, बिहार के लगभग जिले के लोग रहते हैं। बात आई आपकी परसेंटेज की, तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ वोट मात्र अभी जनता के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, ये भय और भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो अक्षम सरकार है, जहां न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, ना साहब जो है वो क्राइम पर कोई कंट्रोल है। आप सुने होंगे कल परसों की घटना है पटना में, बंटी यादव साहब एक जनरल दुकानदार है बंटी यादव, कोई मतलब नहीं था कोई क्राइम से, कोई दुनिया से, कोई जहां से, केवल जो है वो थोड़ा सा अपना दुकान के आगे पीछे या अगल बगल घर के कुछ मना कर रहा था या कुछ अपना वो रोक रहा था, भाई की गलत काम कैसे यहाँ हो सकता है। तो क्या हत्या हुई, ये एक जगह की नहीं है, इससे कूड़ा चले जाइए, नवादा चले जाइए, बक्सर चले जाइए, मुजफ्फरपुर, ये भय और भ्रष्टाचार की जो सरकार है, बोलिएगा तो फिर इनकाउंटर करवा देगा। वही तो कह रहा हूं रोशन जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि है लोगों का कि भय और भ्रष्टाचार की सरकार है, ये कहां ईडी भेज देगी, कहां सीबीआई भेज देगी, कहां इनकाउंटर करवा देगी, कहां पुलिस को जो है धरवा देगी।
इस सरकार के खिलाफ ये बांकीपुर का, मैं नहीं जानता कि जीत महागठबंधन की होगी कि आज बोलता हूं कि जन स्वराज की होगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये जीत एंटी भाजपा होगी। ये जीत इस भ्रष्टाचार के सरकार के खिलाफ। रोशन जी, आपके बयान से लग रहा है कि आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है और प्रशांत किशोर के तरफ ही आप लोगों का समर्थन भी है, क्योंकि आपका ये कहना कि जीत किसकी होगी, महागठबंधन की साथ हैं। हम जनता के हम आपको परसों भी बोला है कि एंटी भाजपा, हम एंटी भाजपा इस संविधान को बचाने के लिए भय मुक्त सरकार, तो संयुक्त उम्मीदवार दे देते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए हम तो एंटी भाजपा की बात है तो एक ज्वाइंट कैंडिडेट दे देते रोशन जी। साहब आप जन स्वराज को वोट दो, लेकिन भाजपा को वोट मत देना, जो झूठ बोल के गुमराह करके साहब जो है ये जनता को जो है दिया कुछ नहीं है, केवल जो है भाई और भ्रष्टाचार दिया। तो राहुल गांधी के आपने पत्ते खोलने वाले हैं क्या रोशन जी? सारा कांग्रेस का चल रहा है कि जात पे ना पात पे, और मोहर लगा दो हाथ तो है के खिलाफ। हाथ तो है ही नहीं रोशन जी। नहीं, हाथ नहीं है तो हाथ से मोहर तो लगेगा ना। हाँ, किस पे लगेगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ मोहर तो हाथे से लगेगा ना। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा मजबूत लड़ाई पीके लड़ते हुए दिख रहे हैं, ज्यादा मजबूती से तो वही मैदान में है। वो तो हम बोले नहीं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि अगर जनता जन स्वराज को पसंद कर रही है तो भाजपा के खिलाफ ये भय और भ्रष्टाचार को सबक सिखाने के लिए जनता जिस करवट बैठती है, मुझे इस बात का समर्थन है। मैं 30 तारीख को जनता को यही कहूंगा कि इस सरकार के खिलाफ केवल खिलाफ वोट कीजिए। अच्छा, हमारा एक कहना है। यानी जरूरत पड़े तो जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं उनको भी वोट ना देकर प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, यही तो आप कह रहे हैं? एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नजर आ रहा है। यानी दिल्ली से आप लोगों को हिंट मिला है, बोल रहे हैं इस बात को, यानी दिल्ली से हिंट मिला है ना रोशन जी? आपको आरजेडी से कोई तरह का, जैसे इसमें खुला बोलते हैं हमारे कुछ फॉरवर्ड लोग, ये ऐसा पूरे बिहार में मैंने देखा है, आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि हमारे कुछ फॉरवर्ड मेंटेलिटी के लोग कभी कभी कहते हैं अरे भाई ये लालटेन है, जो सच है। ये बिहार की असली सच्चाई है। जब जातिवाद के सिस्टम पर वोट, नहीं ठीक है रोशन जी, सुनिए ना, ये बात ठीक है, लेकिन ये बताइए कि दिल्ली से राहुल गांधी से कोई हिंट मिल गया है क्या? अब वो तो मिलेगा, वो तो अभी इसको जो है हम क्लियर इसलिए नहीं करेंगे। वो तो मैं कहा हूं कि वोट 30 तारीख को होना है। टेंशन आप लोग बढ़ा दिए हैं आरजेडी की, आप लोग टेंशन बढ़ा रहे हैं। ये तो पर बैठक करे, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूरे देश में मैसेज जाएगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सीट को नहीं बचा सकते। यानी अंत मोमेंट पे यही होगा कि जन स्वराज को कांग्रेस पार्टी समर्थन कर देगी और आप लोग तेजस्वी यादव की पीठ में छुरा घोपेंगे। नहीं, ये फिर देखिए, फिर हमने कहा कि संविधान को बचाने के लिए मैं खड़ा रह सकता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं छुरा नहीं घोपता हूं। ये काम जिनका है उनको मुबारक, और सम्राट चौधरी कैसे बने हैं ये आपको पता। अरुणेश जी, नितिन नवीन मैदान में उतरे हैं, कल रात से ही लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कल देर रात तक मीटिंग चली है। वो जहां पर मीटिंग ले रहे थे, कहा जा रहा है कि 2 बजे रात तक मीटिंग चली है, उसके बाद मॉर्निंग में मीटिंग शुरू हो गई है। तो ये बीजेपी में इतना ज्यादा भागा दौड़ी पहले तो किसी चुनाव को लेकर देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि बीजेपी 24/7 काम करती है, लेकिन एक छोटे से विधानसभा के लिए नितिन नवीन इतना पसीना बहा रहे हैं, क्या उनको ये एहसास हो गया है कि चुनाव एक बार फिर से वही लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नितिन नवीन की भी नींद उड़ी हुई है, और उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये सीट उनके हाथ से निकल गई, बीजेपी के हाथ से निकल गई, तो 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक होंगे बीजेपी। पहला, नितिन नवीन पर ही सवाल उठेंगे, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वही अपनी कुर्सी न बचा पाए, जो कि उनका परंपरागत एक तरीके से गढ़ है, लगातार वो वहां से जीतते रहे हैं, उनके पिता भी जीतते रहे हैं, तो अगर वो वहीं असफल साबित हो गए तो बाकी जगहों पर क्या होगा?
यूपी में क्या होगा, लखनऊ की लड़ाई का क्या होगा, क्योंकि रास्ता तो वहीं से निकल के जाएगा दिल्ली ठीक है का। सर। और दूसरी बात ये है कि लखनऊ में भी चंदा चोरी वाला मसला एक बहुत बड़ा है। और दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा सम्राट चौधरी पर, क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव है जो उनकी निगरानी में हो रहा है, सुपरविजन में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसीलिए दमखम लगा रहे हैं। रात के 2 बजे तक क्या 4 बजे तक की भी जो है तैयारी करेंगे, और करनी भी चाहिए। दोनों पार्टी कोई भी हो, दोनों पार्टियों को मिलकर मतलब अपनी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। अब जनता जिसको चाहेगी वो उसको जिताएगी। ठीक है राहुल जी, क्या ये नाक की लड़ाई बन गई है एकदम, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी मेहनत कर रहे हैं? और आप लोगों को भी अंदाजा इस बात का हो गया है कि अब जो है माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अरुणेश जी ने जो बात कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इसलिए भी बीजेपी के लिए ये साख की लड़ाई बनी हुई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जब सिराथू से विधानसभा चुनाव हारे थे तो कितनी ज्यादा आलोचना हुई थी। हालांकि उसके बाद उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया, लेकिन नितिन नवीन को जब आगे लाया गया है तो बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, बहुत सारे ऐसे लीडर थे दिल्ली में मौजूद, भूपेंद्र यादव हो। लेकिन नितिन नवीन को इसलिए मौका दिया गया क्योंकि ये बात कही गई कि नितिन नवीन जो है उनसे बेहतर मैनेजमेंट, उनसे बेहतर चीजों का समन्वय कोई कर नहीं सकता है। तो इसलिए नितिन नवीन इस बात को समझ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। शेखर जी, जो वास्तविकता है और जो विधानसभा के अंदर जो बातें चल रही है उसके ऊपर फिक्र करने से अच्छा है कि हम इस वादे की जिक्र करें कि हम वहां पर जीत रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने अपनी शुरुआती कमेंट में भी इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनावी मोड में रहती है, और हमारा जो एक मंडल है, हम मंडल से लेकर हर घर तक जुड़े हुए हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता है, और स्वयं नितिन नवीन जी जुड़े हुए हैं। और ये जो एक इमोशंस है, जो उस सीट का जो एक इमोशन है, इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आज बैक टू बैक जो बैठक कर रहे हैं, बैठक करके हम उस सीट में जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। और आपको आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं बता देता हूँ विपक्षी खेमे को कि जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है, अभी तक आपने सुना है क्या कि जो हमारे पीके हैं उनका जीके कितना कमजोर है। मैं क्यों इस बात पे बार बार कहता हूँ, क्योंकि उनका ना कोई मिशन है ना कोई विजन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। आप पूछिए उनके किसी प्रवक्ता से कि 5 ऐसे कारण बता दे कि क्यों पीके को वोट देना चाहिए, 5 ऐसा कारण बता दे। ठीक है, सोनाली जी जवाब देंगे। जिसके सोनाली जी जवाब दीजिए, हम क्यों जीत रहे हैं। चलिए, राहुल जी ने 5 कहा, मैं 3 ही कहता हूं। 3 महत्वपूर्ण कारण बताइए क्यों लोग पीके को वोट करें। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँ कि 20 साल से इनकी सरकार बिहार में है, और 20 साल से जो भी वादे इन्होंने किए, कोई भी वादे की डिलीवरी नहीं हुई। जो 20 साल में रहने के बावजूद जो वादा खिलाफी इन्होंने बिहार की जनता से की है वो आपके सामने है। दूसरी बात यहाँ पे है कि अनेक ऐसी चीजें हैं, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर इस बात को कहती हूँ कि इनका डेवलपमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर एक जो आप कह लीजिए इनका डेफिनेशन है वो बहुत ही संकीर्ण है। बेसिकली ये सड़क से ज्यादा आगे जा नहीं पाते, बिजली से आगे ज्यादा जा नहीं पाते, और 4-5 किलोमीटर से आगे ज्यादा जा नहीं पाते हैं। लेकिन आदमी के जीवन में या किसी इंसान के जीवन में उससे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, उससे ज्यादा उसकी जरूरतें होती हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बात नहीं करती है। और जिस ढंग से भ्रष्टाचार हमें बिहार सरकार में देखने को मिल रहा है, प्रशासन के जिस ढंग से दुरुपयोग हमें बिहार सरकार में देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें हो पा रही है इसलिए क्योंकि आज तक किसी और पीके का जीके कमजोर है बहुत, सवाल नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? बताने की जरूरत था, 3 ठीक से नहीं बता पाई। ये जन स्वराज का है रोड मैप, यही जन स्वराज का रोड मैप है। मैं बस यही जन स्वराज की ये देन है बिहार में कि आज तक कभी भी जब बिहार में कभी भी जाति पे ही राजनीति होती आई है, सड़क पे ही राजनीति होती आई, लेकिन कभी भी मुद्दों की बात नहीं हुई, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। अगर कभी भी आपने किसी भी राज्य में बीजेपी के मैनिफेस्टो पे अगर एजुकेशन पे बात करते हुए देखा होगा तो मुझे खोल के दिखला दीजिए। कभी भी उन्हें उनका मैनिफेस्टो हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, इससे आगे कभी भी नहीं बढ़ता है। कभी वो विद्यालय की बात नहीं करेंगे, कभी वो स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि बिहार की जो सबसे बड़ी दुर्दशा हो रखी है पलायन की वजह से, आज तक कभी बिहार के इस दर्द को भाजपा ने एक्नॉलेज तक नहीं किया। एक छोटा सा सवाल और है सोनाली जी, टाइम खत्म हो रहा है। एक छोटा सा सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के लिए ही प्रशांत किशोर ने लंबी चोटी रख ली है और वो ब्राह्मणों के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए फॉरवर्ड वोट बटोरना चाहते हैं। देखिए, जिस इंसान को भी थोड़ा बहुत
अपने जीवन से अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जीवन की वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, मुझे लगता है वो जाति पाति से आगे की बात करेगा। और बिहार की जनता की जीवन स्थिति इतनी दुर्गति हो चुकी, मुझे लगता है कि अब इससे लोग आगे बात करने लगे हैं। ठीक है और रोशन जी, आप कोट कर रहे हैं, ये इसका आंसर भी देना जरूरी नहीं है, बट स्टिल मैं कह रही हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने अगर अपना गेटअप चेंज किया है तो वो आज से बहुत सारे महीने पहले की बात है। और सीधी सी बात है कि हम जनसुराज ने, आपने आज तक जब भी उनके भाषण को सुना होगा, ठीक है रोशन जी, उनके रैलियों को भी देखा होगा, कभी भी हमने जाति की बात नहीं की। ठीक है सोनाली जी, ओके। उस मुद्दों को टच किया है जो हर, चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो चाहे अमीर वर्ग का व्यक्ति, वो हर किसी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है रोशन जी, एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। रोशन जी, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे। आप तो लालू परिवार के बहुत करीबी हैं, तो जरा इस बात को लेकर विश्लेषण कर सकते हैं क्या? तेज प्रताप के कहने का मतलब क्या है? देखिए, मैं तेज प्रताप जी का एक लाइन जो कहना है कि वो तो जब जखनी तेजस्वी जी के खिलाफ वो अपनी पार्टी बनाए हैं, तो वो फिर किसी दूसरे सिस्टम में जो है अपने को सपोर्ट में ले जाएंगे, और जिस सपोर्ट में ले जाएंगे तो वहां एक ही व्यक्ति खड़ा नजर आ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी, क्योंकि भाजपा जो उनके साथ जो किया है वो हाल में वो देखे होंगे कि माए वाले इशू पर उन्होंने किस कदर जो है वो फ्लैट छुड़वाया, किस कदर सिक्योरिटी वाला भी इशू था, सुरक्षा वाला पूरे परिवार इशू था। जो भी है वो प्रक्रिया, वो सब भाजपा के, देखिए भाजपा के भ्रष्टाचार और भय से सब ग्रसित है, और उस मामले में जो है सारे लोग ये मान चुके हैं मोटा मोटी। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी किस दिन आधिकारिक ऐलान करेगी जनस्वराज के समर्थन का? आपके हाव भाव से तो मुझे ये सवाल पूछना लाजमी लगता है। 30 तारीख के वोटिंग के दिन आपका सारा सर्वे इस रिजल्ट को, माने इस वाक्य को पूरा कर देगा। 30 के शाम में जो है और 3 के शाम में, दोनों दिन आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ बैठी हुई थी। और मैं, चलिए ठीक है, ओके, पता नहीं खोलूंगा जब तक इस हाई और भ्रष्टाचार के सरकार को जो है। ठीक है, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं डिबेट में रोशन जी, कि आपके बयानों से साफ साफ ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है। इंडी गठबंधन में जो है आपस में समन्वय की कमी नजर आ रही है, और प्रशांत किशोर की दोस्ती राहुल गांधी से है, यह भी किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम यादव समीकरण टूट सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और बांकीपुर में जो लड़ाई है, जो 60,000 का वोट मार्जिन रहा था पिछली बार रेखा गुप्ता और नितिन नवीन के बीच, उस वोट मार्जिन तक पहुंचने की जनस्वराज पूरी कोशिश में लगी हुई है। और बांकीपुर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, और 30 तारीख तक आपको बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक और लाइन है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कि बीजेपी आज भी बांकीपुर में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर नजर आ रही है, भले ही माहौल कितना भी क्यों ना बने। इसलिए मुकाबला बहुत दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सब डिबेट में हमारे साथ जुड़े, सोनाली जी आपका धन्यवाद, राहुल जी, रोशन जी, अरुणेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही, धन्यवाद।